नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग परिवार से सकुशल होंगे और होली का त्यौहार आप सभी लोगों का ठीक रहा होगा। आप सभी लोगों ने अपने परिवार के साथ एंजॉय किया होगा। तो आइए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपका दोस्त आपका साथी अरुणेश नया मुद्दा लेके आया हूँ। जैसा कि हमने पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि 10 तारीख को जब ये चुनाव के रिजल्ट आए और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे, तो 10 तारीख के बाद एक सुनियोजित तरीके से 11 मार्च को एक फ़िल्म रिलीज कर दी जाती है। और फिल्म को रिलीज करने के पीछे जो मुझे लग रहा है, जो मंशा है, वो ये है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले दिसंबर नवंबर दिसंबर में गुजरात के चुनाव हैं, हिमाचल के चुनाव हैं, और अगले साल कर्नाटक में चुनाव होगा। और जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी भाषी बेल्ट है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इन तमाम राज्यों में चुनाव है। कुल मिला जुला के चुनावी माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी आरएसएस ये चुनावी मोड में रहते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। तो एक सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे देश की जो जनता है, तो उसके मन में भी जो मैंने महसूस किया है, होली पे मैं कई ज़िलों में घूमा हूँ और कई लोगों से मेरी बात हुई, पुराने दोस्तों से बात हुई, तो मैंने एक चीज़ को महसूस किया, बहुत करीबी से महसूस किया कि हमारे देश में साहब, और हमारे देश के जो लोगों की मानसिकता है, वो मानसिकता कुछ इस तरह की है कि यहाँ नफ़रत परोसना बहुत आसान काम है, लेकिन आपसी भाईचारा और शांति सद्भाव इसको बना पाना, इसको कायम कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इसका छोटा सा उदाहरण है किसान आंदोलन। मैं किसान आंदोलन में रहा और किसान आंदोलन आपसी भाईचारे का प्रतीक रहा। तो आपने देखा होगा किसानों को 3 से 4 महीने ये साबित करने में लगे कि वो किसान है, वो इस देश के किसान हैं, आतंकवादी या खालिस्तानी या देशद्रोही नहीं। फिर उसके बाद एक आपसी भाईचारा कायम हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख का ईसाई इस एकता का संदेश दिया गया। और फाइनली बहुत सारे घटनाक्रम होते हुए, इन पे फिर कभी चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि फाइनली क्या हुआ कि मोदी जी को अपनी जो ये तीनों कानून थे इनको वापस लेना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, और किस इस भाईचारे की जीत हुई। तो कुल मिला जुला के कि आपसी सद्भाव और प्रेम फैलाना बहुत मुश्किल है, इसको कायम रखना बहुत मुश्किल है। और हेट पॉलिटिक्स या नफ़रत, इसको फैलाना बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। इस चुनाव के दौरान भी इन्होंने 80-20 करके हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेला, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरा आकलन गलत रहा, और उस जो नफ़रत फैलाने वाले काम में ये लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे। इसमें कुछ कमियां विपक्ष की रहीं। इतना अच्छा माहौल था, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की तमाम समस्याएं थीं, लेकिन इसको धरातल तक वो नहीं पहुंचा पाए। मैंने अपने पिछले वीडियो में इन चीज़ों पे विस्तृत रूप से चर्चा की थी और बताया था। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ कि एक सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है, और इस सांप्रदायिक माहौल को बनाने के लिए इस फिल्म को रिलीज किया गया, कश्मीर फाइल्स। वजह सिर्फ साफ है, वजह साफ है। आपको भी मालूम है कि ना तो किसी को कश्मीरी पंडितों की पड़ी है, ना किसी को कश्मीरी हिंदुओं की पड़ी है, ना किसी को मुस्लिम की पड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम भी दुश्मन नहीं है और ना हिंदू दोस्त है। समय समय पर मुस्लिम हिंदू करके या जाति का कार्ड खेल के ये सिर्फ अपने सत्ता का जो इनका लालसा है और सत्ता की तरफ जो बढ़ने के इनके कदम है, उस मंशा की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। सीधे सीधे तौर पे मैं कहूँ, बस सारा खेल सत्ता का है। अब देश की जो जनता है, प्रदेश की जो जनता है, इसके अंदर इस फिल्म के जरिए और तमाम माहौल इस तरीके का क्रिएट किया जा रहा है कि एक माहौल तैयार किया जा रहा है हिंदू बनाम मुस्लिम का। और ये जो माहौल है, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप विश्वास नहीं कर सकते जो छोटे छोटे कस्बों के इस समय क्या हालात है कि हम साहब मुस्लिम की दुकान से कपड़े नहीं खरीदेंगे, मुस्लिम की दुकान से कोई सामान नहीं लेंगे, मुस्लिम से अपने बाल नहीं कटवाएंगे,
मुस्लिम के रिक्शे पे बैठेंगे नहीं, हिंदुओं के रिक्शे पे बैठेंगे। तो इस तरह का जो माहौल है, उन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जो तमाम पार्टियां, उनसे मतलब नहीं। उन्हें उनके दिमाग में और उनके जहन में इस तरीके से ये नफरत भर दी गई है, और इस नफरत का जो तोड़ है वो मुझे हाल फिलहाल दिखता हुआ बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है कि इस नफरत का कोई तोड़ है, क्योंकि विपक्ष इस समय वेंटिलेटर पे है। विपक्ष इस समय बहुत कमजोर है। विपक्ष जो कमजोर हुआ है वो उनकी खुद की वजह है, जिनकी वजह से विपक्ष कमजोर है। दूरदर्शिता की कमी है, पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, ये चीज़ें मैं तमाम समय से, काफ़ी समय से कहता आ रहा हूँ, और अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, फुल टाइम राजनीति का दौर है। विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, संगठन बनाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनावी मोड पे आ चुकी है। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम पार्टियां, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, रणनीति बना रहे हैं। और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात की तरफ और हिमाचल की तरफ रुख कर दिया है। जो आम आदमी का पैटर्न है, आम आदमी पार्टी का पैटर्न, वो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये लोग भी एक बार चुनाव लड़ते हैं और वहाँ की स्थितियों से वाकिफ होते हैं, वहाँ का माहौल समझते हैं, और अगली बार पूरी ताकत से लड़ते हैं। पिछली बार ये पंजाब लड़े और इस बार सफल रहे। इस बार इन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव लड़ा, और अगली बार के लिए इनकी रणनीतियां बननी शुरू हो गई। जबकि और जो विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत विकल्प होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आम आदमी पार्टी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि अब हम 2024 में एक मजबूत विकल्प और वो एक चेहरा, विपक्ष का चेहरा बनने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके अंदर वो काबिलियत है। वो काबिलियत सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। लेकिन कांग्रेस की इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो खुद कांग्रेस है, और नेतृत्व क्षमता की जो कमी है, जो टॉप लीडरशिप में जो आपस में द्वंद्व हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, जैसे कंप्यूटर्स में होता है ना, सिस्टम को फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। आपस में जो द्वंद्व चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में द्वंद्व हो या केंद्र के लेवल पे जो वर्चस्व की लड़ाई हो, तो दोनों जगह मुझे लग रहा है इस समय देश की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपसी हितों को एक तरफ परे रख के देश के बारे में पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ साफ तौर पे 80% जनता, 75 से 80% जनता ऐसी है जिसको विकल्प चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी उस विकल्प को बनाने में तैयार होती है, अपने एजेंडे बनाने में तैयार होती है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको संगठन मजबूत करना होगा, आपको मीडिया और सोशल मीडिया पे ध्यान देना होगा, और इसके साथ ही आपको एजेंडे तैयार करने होंगे और उन एजेंडों पे लगातार काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रदर्शन कर दिया, दो प्रदर्शन कर दिए, एक ट्वीट कर दिया, दो ट्वीट कर दिए और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की वो बात याद कीजिए कि विपक्ष की वो अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। फावड़ा, जेल और वोट, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना होगा। फावड़े का मतलब होता है मेहनत, जेल का मतलब होता है आंदोलन, और वोट का मतलब होता है राजनीति। इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तभी देश की जनता के लिए और आने वाले जो हमारे लोग हैं उनके भविष्य के लिए, क्योंकि तमाम समस्याएं हैं। आपको मालूम है कि जो अभी प्रसन्नता सूचकांक, जो वेल्थ या हैप्पी इंडेक्स आया है, तो उसमें हमारा देश बहुत पीछे 136वें क्रमांक पे है। हमसे आगे जो है तमाम देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश हमसे कहीं आगे है। तो खुशी का जो सूचकांक है उसमें भी हम पीछे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम 102, 103वें पायदान पे हैं। और अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ भी हमारी जीडीपी माइनस में चल रही है। बेरोजगारी बेतहाशा है। खुद आर्मी में लगभग 1.25 लाख पद जो है वो खाली है।
और तमाम ऐसे जो संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनमें भी पद खाली हैं, तो सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई का आपको आलम मालूम ही है, महंगाई किस तरफ बढ़ी हुई है, और इन तमाम मुद्दों पे जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, तो उनके पास सिर्फ एक ही कार्ड बचता है, वो है सांप्रदायिकता का कार्ड, हिंदू मुस्लिम का कार्ड। तो विपक्ष को इस कार्ड की काट ढूंढनी होगी, और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, हालांकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि फिलहाल विपक्ष के पास इसका कोई तोड़ है। अगर आप लोगों के पास, आपको लगता है कि कोई बेहतर सुझाव है जो विपक्ष के नेताओं तक पहुंचाया जा सकता है, तो आप अपने सुझाव मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करूँगा। इस मुद्दे को अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे, फिर समझेंगे, इसको और गहराई से समझेंगे, क्योंकि देखिए, चिंतन करने का समय है। आने वाली नस्ल और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल। और भी तमाम मुद्दे हैं, उन पे कल चर्चा होगी, और इस मुद्दे पे आगे भी 2-3 वीडियोज़ में मैं अपनी बातें रखता रहूँगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। मेरी ट्विटर आईडी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी बातें यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।